चलिए, बहुत शुभकामनाएं। आपने सवालों के अच्छे जवाब दिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके लिए कुछ सलाह भी देंगे आखिरी में, है ना। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जो है अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ कर सकते हैं और बने रह सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, अभी अब आज के सेशन में एक अंतिम साथी को आमंत्रित करेंगे, सचिन भाई। आज के सेशन में हम आमंत्रित करेंगे मिस कृतिका श्रीवास्तव। मिस कृतिका श्रीवास्तव लखनऊ से। मेरी आवाज पहुंच रही है कृतिका जी? तो हम स्वागत करना चाहेंगे आपका। आपको नमस्कार। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सर आप? गुड इवनिंग। तबीयत सर आपकी मैं अच्छी है? बढ़िया। सब बढ़िया है? जी 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 सर, बढ़िया सर। चलिए, आपने आपको हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, सेम टू यू। एक दिए की रोशनी में इतनी ताकत थी कि हमने पूरा धरती जगमगा दिया। ठीक उसी तरह से आशा करते हैं कि जो ज्ञान आप सीख रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं, वो एक दिए के भांति पूरे विश्व को जो है वो भी रोशन कर दे। सचिन सर, जी सर, आप थैंक यू सो हैं मच। कृतिका श्रीवास्तव जी, लखनऊ से होनहार साथी हैं। सवालों की गुड इवनिंग प्रतीक्षा सर। में। वेलकम कृतिका। थैंक यू सो मच सर। कौन से बैंक में है आप, जरा अपने बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपका प्रोफाइल मेरे पास है नहीं। जी सर। सर मेरा नाम कृतिका श्रीवास्तव है और मैं आर्यावर्त बैंक में एज ऑफिस असिस्टेंट काम कर रही हूँ। अभी मैं हेड कैशियर के पद पे कार्य कर रही हूँ और मेरी ज्वाइनिंग यहाँ 1 मई 2015 में हुई थी। इसके अलावा सर मेरी स्कूलिंग है वो सरस्वती शिशु मंदिर की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए इन एचआर मैंने बीबीडी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। और सर इसके अलावा अभी मैं 1 मई 2015 से आर्यावर्त बैंक में एज ए कैशियर वर्क कर रही हूँ। आपने बताया कि मैं हेड कैशियर पद पे हूँ और असिस्टेंट जी ऑफिसर का कार्य कर रही हूँ। मतलब असिस्टेंट ऑफिसर का कार्य आपको क्यों करना पड़ रहा है? सर मैंने 1 मई 2015 में जब ज्वाइन किया तो एज अ ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन किया, जिसमें मैं विंडो ऑपरेटर थी, फ्रंट ऑफिस देख रही थी। लेकिन फर्स्ट ऑफ आफ्टर दैट 2018 से मैं हेड कैशियर की तरह काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे साथ साथ अपना जो सिंगल विंडो ऑपरेटर का जैसे काम होता है, कैश काउंटर के अलावा अपने कस्टमर की बाकी डीलिंग या स्टाफ नहीं है तो काउंटर पर के भी वर्क करने पड़ते हैं। तो हूँ तो मैं ऑफिस असिस्टेंट, लेकिन अभी डेजिग्नेशन मेरी हेड कैशियर की है सर। अच्छा। जी आप कैश में भी बैठती हैं और काउंटर पे भी बैठती हैं? सर कभी कभी देख करना पड़ता है क्योंकि जैसे नहीं, काम अभी ज्यादा आ आप गया। रेगुलरली कहाँ बैठती हैं? कैश में बैठती हेड हैं? कैशियर सर, हेड कैशियर। अच्छा। जी तो कैश में किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? सर कुछ नियम बने हुए हैं हमारे, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ब्रांच के बैंक के भी रूल्स होते हैं, ब्रांच के भी रहते हैं। तो उन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जब कोई भी कस्टमर पैसे जमा करने आता है तो उसे काउंटर पे जाके स्क्रॉलिंग करानी पड़ती है, कोई रिसीट है, और उसके बाद वो मेरे पास आता है। तो मैं चेक करती हूँ उसकी रिसीट में डेट सही पड़ी है या नहीं है, और उसके जो रिसीट है उसमें जो भी कस्टमर पैसा जमा कर रहा है उसके सिग्नेचर है या नहीं है। अगर 50,000 से अबव डिपॉजिट कर रहा है तो पैन नंबर मेंशन है। और उसके बाद अकाउंट भी चेक करती हूँ कि डोरमेंट तो नहीं है, एक्टिव है। अगर सारी चीजें ठीक है तो पैसे ले लेती हूँ और अपने पास भी एक रजिस्टर में मेंटेन करती हूँ। जिस स्क्रॉल नंबर पे बाहर स्क्रॉलिंग हुई है उसी स्क्रॉल पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रजिस्टर पे भी उसको स्क्रॉल कर लें, जिससे डे एंड के टाइम पे हम टैली कर सकें कि बाहर जितनी रिसीट्स आई हैं अंदर उतनी रिसीट्स हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिसीट छूट गई है। इससे आसानी से मेरा कैश मिल जाता है। अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ तो पेमेंट करते वक्त भी हमारे यहाँ बाहर से पोस्टिंग होके आती है, ऑफिसर वेरीफाई करता है, लेकिन जब मेरे पास आता है तो मैं चेक करती हूँ कि अगर 20,000 से अबव का पेमेंट है तो उस पर डबल सिग्नेचर हूँ। और मैं अपने सिस्टम में चेक कर लेती हूँ कि सिग्नेचर, ऑफिसर के सिग्नेचर होने के बावजूद सिस्टम में वेरिफिकेशन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर बहुत बड़ा पेमेंट है तो एक बार मैं भी सिग्नेचर देख लेती हूँ सर। तो आपने बताया अगर कि मैं डोरमेट खाता चेक करती हूँ। डोरमेट जी खाता होने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर, अगर वैसे अगर 1 साल के अंदर उसमें रिसीट या पेमेंट नहीं हो रहा है तो अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। दोनों ओनली चीजें होना जरूरी। ओनली 1 ईयर? सर हाँ सर, 1 ईयर अगर 1 साल से ज्यादा जो है टाइम हो रहा है तो वो डोरमेंट हो जाएगा। 1 साल में तो नहीं होता होगा?
सर रिसीट और पेमेंट दोनों होने जरूरी है। अगर जमा हो रहा है और पेमेंट नहीं हुआ है तब भी वो डोरमेंट हो जाता है सर। ऐसा है? जी सर, ऐसा है। ठीक है, एक बार आप चेक लीजिएगा जब आप जी कल जी सर। शाखा जाएंगे तो जी गवर्नमेंट सर। का क्राइटेरिया भी चेक करेंगे, यानी ईयर चेक करेंगे, जी और रिसीट और पेमेंट दोनों नहीं होगा तो भी वो डोरमेंट हो जाएगा, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है सर, मैं चेक कर। बकाया मनी मेंटेन होता है आपके यहाँ? सर कौन सा मनी? बकाया मनी के बारे में आइडिया है? नहीं नहीं सर, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, एज ए हेड कैशियर आपके शाखा में होगा, आप जब कल जाएंगे तो चर्चा करेंगे। डिकॉय मनी बंका जी वैसे बताएंगे। डिकॉय मनी एक मनी होता है, अगर पैसा अगर चोरी हो जाए, लूट जाए, जी कुछ भी अगर जी। घटना घट जाए तो एक मनी होती है जिसके सारे ओके डिटेल हमारे पास है। ओके सर, वो सर हमारे यहाँ बेट मनी बोलते हैं। तो वो बेट मनी हम लोग मेंटेन करते हैं। टोटल हमारे यहाँ 3 गड्डियां उसकी हैं, जिसमें एक जो होती है वो जो आपका सेफ होता है उसमें हम रखते हैं। एक अपने जो ब्रीफकेस लेके आते हैं उसमें रखते हैं। और एक अपना जिसमें हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो अपने काउंटर पे रखते हैं। इस तरीके से 3 बेट मनी हम लोग ने 3 गड्डियां बना रखी हैं। और उसके सारे डिटेल्स भी जो एक बेट मनी का रजिस्टर होता है उसमें सारे मेंशन है। कितने वो दिनों में इसको चेंज कर देना होता है? सर हर साल उसको चेंज कर देते हैं हम लोग। साल में एक बार चेंज करते हैं बेट मनी को। इसका भी टाइमिंग देख लीजिएगा। जी सर। टाइमिंग संभवतः 6 महीने होना चाहिए, जी और 3 के बजाय 2 ही मेंटेन होते हैं। ब्रीफकेस लेके आते हैं, ये आपके शाखा का कॉन्सेप्ट होगा। जी जी। ब्रीफकेस जैसा कुछ होता नहीं है, या तो सेफ में रहेगा या काउंटर के ओके सर। ड्रॉ में रहेगा। जी जी। कैश के अलावा और क्या क्या कार्य करते हैं? सर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पे काम करते हैं, जिसमें आपका अटल पेंशन और जीवन ज्योति स्कीम जो चल रही है हमारे यहाँ, सुरक्षा बीमा योजना स्कीम चल रही है। और इसके अलावा कुछ रैली गियर, हमारे यहाँ रैली गियर से टाई अप हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो कस्टमर को ये सारी इंफॉर्मेशन भी साथ साथ प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा काउंटर का भी वर्क अभी कभी आता है तो वो सारे काम करते हैं सर, जिसमें नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो एक गया, या फिर एक चेक पेमेंट के लिए आता है और जी उसके शब्दों में जी 3,000 रुपए और उसके अंकों में 30,000 रुपया अगर लिखा हुआ है तो कौन सा अमाउंट आप पे करेंगी? सर, जो अमाउंट शब्दों में लिखा है उसे पे करेंगे। कोई पोस्ट डेटेड चेक है तो उसका हम्म। पेमेंट होगा, और कोई प्री डेटेड चेक है उसका पेमेंट होगा। कौन से चेक को आप पेमेंट कर पाएंगी? सर पोस्ट डेटेड चेक का तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर प्री डेटेड चेक है तो वो भी चेक करेंगे कि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है। तो देखेंगे कि अगर वो वैलिड है तो उसका पेमेंट कर देंगे। 3 मंथ के बाद क्या बन जाता है चेक? सर स्टेल चेक हो जाती है फिर वो। अच्छा, 3 मंथ है। जी आपके यहाँ डिपॉजिट की कौन कौन सी खास योजनाएं चल रही हैं जो आपके सर। बैंक की तरफ कस्टमर को आकर्षित करती है? सर हमारे यहाँ टाइम टू टाइम हम लोग जैसे कि फिक्स डिपॉजिट की जो स्कीम्स चल रही हैं, तो उसमें भी टाइम टू टाइम कुछ ऐसे, जैसे हिंदी दिवस है तो उस पे हम लोग ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो इस तरीके से हर कस्टमर को बताया जाएगा कि अभी इतने टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि हम लोग 1 मंथ के लिए हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ चल रहा है, तो आप दिवस इसको कौन से पैसे डेट को डिपॉजिट। मनाते हैं? सर 14 सितंबर को। हिंदी का एक कस्टमर मीट भी करना होता है हेड कैशियर को, उसके रजिस्टर आपने बनाए हैं क्या? हिंदी की एक रिपोर्ट होती है, और सर ऐसा कस्टमर किया तो। मीट और स्टाफ मीट का भी एक रजिस्टर आपको हाँ बनाना स्टाफ होता है। मीट। सर स्टाफ मीट का तो है, लेकिन वो तो ब्रांच मैनेजर सर बनाते हैं। सर मेरे लेवल से तो ऐसा नहीं मैंने किया है। एडवांस की कुछ स्कीम के बारे में आपको आइडिया है? सर स्कीम्स का आईडी बहुत ज्यादा वर्क तो नहीं किया है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ कुछ स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आर्यावर्त ऑटोफिन लोन स्कीम चल रही है। और एक ये अन्नपूर्णा स्कीम चल रही है, हमारे बैंक की बहुत फेमस स्कीम है। ये जितने भी सैलरीड पर्सन होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या टीचर्स हैं, उनके लिए ये 5 साल के लिए एक 5 लाख तक के लिए अन्नपूर्णा स्कीम चलाई गई है। तो ये हमारे यहाँ का मतलब सबसे हाईलाइटेड जो लोन स्कीम है, अन्नपूर्णा वो स्कीम अन्नपूर्णा। में
क्या करती हैं आप? अन्नपूर्णा नाम क्यों पड़ा इसका? सर अन्नपूर्णा स्कीम इसलिए एक तरीके का पर्सनल लोन है। वैसे तो आर्यावर्त बैंक में इस तरीके का कोई पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है, लेकिन जो टीचर हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए 5 लाख रुपए तक का एक पर्सनल लोन दिया जा रहा है। तो इसमें ये होता है कि अगर जो भी उनकी एनुअल सैलरी है उसका 20 टाइम्स जो होता है इस लोन स्कीम में दिया जा सकता है। एनुअल और सैलरी इस का 2 टाइम्स, टू मंथली सॉरी सैलरी का एनुअल 20? इनका, हाँ मंथली सैलरी का 20 टाइम्स, एनुअल सैलरी का 2 टाइम्स दिया जाता है। और इसमें जो एज होती है वो 55 ईयर्स, अगर रिटायरमेंट 60 ईयर्स है तो 55 ईयर्स तक का कोई व्यक्ति कस्टमर आता है हमारे यहाँ तो उसको हम दे सकते हैं। और अगर 62 ईयर्स है रिटायरमेंट की एज तो 57 ईयर्स तक का अगर वो व्यक्ति है तो उसे 5 लाख रुपए तक का अन्नपूर्णा लोन स्कीम देते हैं। सभी बैंकों में अन्नपूर्णा या किसान ये फार्मर के लिए होते हैं, आपके बैंक ने पर्सनल लोन में अन्नपूर्णा क्यों जोड़ा? सर अन्नपूर्णा स्कीम किसानों से रिलेटेड तो हमारे यहाँ नहीं है। अन्नपूर्णा नाम इसलिए दिया गया है शायद आजीविका के लिए या फिर किसी तरीके की उनको नहीं, असिस्ट करने के लिए, उनकी ठीक है, हेल्प करने के लिए। आजीविका तो है ही उसके पास, जी वो जी ना ही खाने का दिक्कत है, ना वन उपजाते हैं, ना अन्न का दिक्कत है उनको, तो जी हम जी तो उनको देते हैं। खैर चलिए, जी। और दूसरी स्कीम कुछ आपको आइडिया है? कोई कार लोन देते हो, हाउसिंग हाँ लोन देते हो? ऑटोफिन, जी जी, आर्यावर्त हाउसिंग लोन स्कीम भी चल रही है, आर्यावर्त ऑटोफिन स्कीम भी चल रही है, जिसमें आपका जो कार लोन होता है उसके लिए हम 40 लाख तक का लोन देते हैं। और 2 व्हीलर्स के लिए 1 लाख तक का लोन है। और अगर कोई पुराना मतलब गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, कार को परचेज कर रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। इसके अलावा मतलब मुद्रा पुराना स्कीम गाड़ी, चल। अच्छा, जी, पुराना पुराना व्हीकल में 10 लाख। 10 लाख तक का है सर। 2 व्हीलर 1 लाख देते हैं, अगर बुलेट लेना हो तो 1,75,000 की आती है, तो कोई बंदा ले ही नहीं पाएगा। सर लेकिन 2 व्हीलर में तो लिमिट 1 लाख रुपए तक की ही है। और इसमें ये है कि 15% ही मार्जिन मनी है। जैसे बाकी आपका कार लोन है या उसके लिए 25% तक की मार्जिन है, तो इसमें बस 2 व्हीलर में 15% तक का मार्जिन है। 25% मार्जिन देगा कस्टमर? 1 लाख की गाड़ी है, 25,000 नहीं उसको नहीं देना सर, हो? नहीं सर, 2 व्हीलर में जो 1 लाख की लिमिट है 15% है, 15% का मार्जिन है। और जो 4 व्हीलर है उसके लिए 25% का मार्जिन है। आपके अभी रिसेंटली इंटरव्यू होने वाले हैं क्या? नहीं सर, अभी तो कोई डेट नहीं आई है। ठीक। मेरा सजेशन है कल आप जाएंगी तो सारे स्कीमों को फिर से ध्यान से पढ़ेंगी। बाकी जी आपका सर, कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ही अच्छा है, थैंक यू अच्छे से सर। आप रिप्लाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे आर्यावर्त बैंक की सारी स्कीमें नहीं पता है, जी लेकिन जी मुझे सर। ऐसा लग रहा है कि जो आपको नहीं भी पता है काफी कॉन्फिडेंटली आप बताती हैं, तो अ, ठीक है सर, मैं अच्छा एक है। बार हाँ, सजेस्ट बहुत देख लूँ। बढ़िया आप कार्य कर रही हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके थैंक यू सो भविष्य के मच। लिए। तो बंका जी अब कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सचिन सर। कृतिका जी, गवर्नमेंट बिजनेस बैंकों को करना होता है रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार। तो गवर्नमेंट बिजनेस से बैंकों को क्या फायदा है सर आपकी और वॉइस ऐसे नहीं आ रही है। कौन से टूल हैं? वॉइस नहीं आ रही मेरी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं सर, ढंग से नहीं आ रही है। ओके। जी तो मैं ये कह रहा था कि गवर्नमेंट बिजनेस करना होता है बैंकों को आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, और रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार के काम को एजेंसी बैंकों के माध्यम से कराती है। तो गवर्नमेंट जी बिजनेस करने के क्या फायदे हैं और ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट बिजनेस किया जाता है? सर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से आप पूछ रहे हैं या हम जो बैंक हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं? बहुत बराबर है। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं वो आरबीआई के थ्रू ही आती है, और आरबीआई बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने में। जितने भी आईपीओस वगैरह नहीं आने नहीं नहीं, होते आप मेरी हैं या। सवाल नहीं समझ पाए, जी शायद आवाज नहीं पहुंची। गवर्नमेंट जी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार के जो कामकाज होते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस, भारत की सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको बैंकों से कराना होता अच्छा, है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट हाँ बिजनेस। हाँ
मतलब बैंकें जी जी अपने बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अगर भारत सरकार या राज्य सरकार के कामों को करने लगती है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिजनेस। तो इसके फायदे क्या हैं एज ए एजेंसी बैंक, मतलब हमारे बैंकों को, और जी सर। इसके टूल्स क्या हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके, दो तीन प्रोडक्ट बता दीजिए। सर जैसे कि बहुत सारी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो बैंक के थ्रू कस्टमर तक के पास पहुंच रही हैं। और इसके अलावा अभी जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जैसे अटल पेंशन स्कीम आई है, और ये जो थर्ड पार्टी है जीवन ज्योति स्कीम है, ये सारे गवर्नमेंट की स्कीम है जो बैंक फॉलो करा रहा है। तो इससे बैंक के बिजनेस में भी बढ़ोतरी हो रही है और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी आसानी से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं। बैंक को फायदा, बैंक को क्या मिलता है? सर बैंक को ये फायदा मिल रहा है, पहली बात तो बैंक का बिजनेस भी बढ़ रहा है। जैसे कि हम जीवन ज्योति स्कीम के बारे में बात करें या सुरक्षा स्कीम के बारे में बात करें, तो जीवन ज्योति में 330 रुपए हम पर कस्टमर ले रहे हैं, जिसमें जो 11 रुपीज हैं वो हमारे बैंक को भी, हमारे बैंक के अकाउंट में भी जा रहे हैं। या फिर अगर हम सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 1 रुपए हमारे बैंक के पास भी आ रहा है। तो एक तो नहीं नहीं नहीं, बैंक का आप जी थोड़ा सा भटक रहे हैं। आप जी। थोड़ा क्लियर हो जाइए इसको। गवर्नमेंट बिजनेस स्पेसिफिक है, तो आप अच्छा इसको सर। थोड़ा पढ़ लीजिएगा। गवर्नमेंट बिजनेस करने से बैंक को कमीशन मिलता है। दूसरा फायदा होता है, बैंक को कमीशन मिलता है, हर गवर्नमेंट बिजनेस जो भी काम करते हैं हम उसका कमीशन मिलता है। सबसे ज्यादा कमीशन पेंशन पेमेंट में मिलता है, 75 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। हाँ जी गवर्नमेंट की सर। जी टैक्स रिसीट में मिलता है, अटल पेंशन योजना में मिलता है। उनके जी दो सर। तरह के फायदे होते हैं, एक तो ट्रांजेक्शन पे फायदा होता है, टर्नओवर पे फायदा होता है, और बिजनेस जो अपन लोग इनरोल करते हैं उसमें भी कमीशन मिलता है। तो एक बड़ा फायदा है। दूसरा जो बात आपने कही कि जो उसमें से फंड आता है उसमें से हमारा बिजनेस बढ़ता है, इसको जरा ठीक से आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो अयोध्या अभी है, जी नाम सर। सुना है अयोध्या का? जी सर। तो जी पहले सर। इसका नाम क्या था? अयोध्या का पहले तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता था, अब अयोध्या भी बन गया है, उसका नाम हो गया है। ओके ओके, सही बात। आप, जी इसका नाम ही फैजाबाद था जिसको बदल के अयोध्या रखा गया। अयोध्या। ऐसे जी। कौन से तीन कारण हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से तीन कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ऑफिसर में? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं सर, सिलेक्शन मुझे नहीं नहीं हुआ तो लगता। कैसे करेंगे, सर क्या फिर करेंगे? फिर से तैयारी करूंगी, फिर से तैयारी करूंगी, और जहाँ पे भी कमी रह गई, अगर मेरे रिटर्न एग्जाम में रह गई है तो मैं उस पर फोकस करूंगी, और अगर इंटरव्यू में रह गई है तो मैं उस पर फोकस करूंगी, उसको और अपनी पर्सनैलिटी को या अपने कम्युनिकेशन को और डेवलप करने की कोशिश करूंगी। जो भी वजह रह गई है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। ठीक बात है। आपका जन्म नवंबर जी महीने में हुआ था, कोई खास जी सर। चीज इसके लिए प्रसिद्ध है इस महीने में? सर 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, और उसी दिन मेरा जो है जन्मदिन है, 14 नवंबर। ओके। आप बताइए कि जो बैंक में है वो कौन से संसाधन हैं जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है चैलेंजिंग इंडस्ट्री में सामना करने के लिए? एक प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यवसाय है, जो अभी समय चल रहा है कंपटीशन का, जी जी। उसमें वो टूल कौन सा है जो एकदम इम्पोर्टेंट टूल है? सर डिजिटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे आर्यावर्त बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कमर्शियल बैंक में ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम फैसिलिटी सारी दी जा रही है। जैसे आजकल गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है कि जो भी बैंकिंग हो वो डिजिटलाइज्ड हो, लेकिन हमारे जो बैंक है उसमें अभी ये फैसिलिटी नहीं है, ना ऑनलाइन बैंकिंग है, ना प्रॉपर डिजिटलाइजेशन हुआ है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है। तो ये चीज जो है हम यहीं पे, ये हमारा ड्रॉबैक है, इसकी वजह से हम पीछे रह जा रहे हैं अदर मतलब बैंक को कंपटीशन देने में। तो मुझे लगता है इस पे फोकस किया जाना चाहिए। आपके इस जो एक साल का, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने डेथ क्लेम सेटल किए गए हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में? सॉरी सर, इसका आंसर मुझे नहीं पता है कि कितने डेथ क्लेम सेटल किए गए हैं। ओके, ये जी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का हम प्रचार प्रसार तो बहुत करते हैं। ऐसा जी कोई भी सर। प्रमोशन एग्जाम नहीं जहां पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का सवाल नहीं आता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर डेथ सेटलमेंट की बात आई तो हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, ना उनके आंकड़े हमारे पास रहते हैं, ना उनके एग्जीक्यूशन के बारे में हमें पता है, ना ही क्लेम प्रोसीजर के बारे में पता होता है, जिसकी वजह से ग्राहक को बहुत परेशानी होती है और बाद में वो शिकायत के रूप में अलग अलग मंचों पे वो शिकायत के रूप में आता है
और कई बार जो है उसमें अर्थदंड बैंकों को दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये पहलू वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। आपको क्या लगता है, आपको अधिकारी बना दिया जाए? जी सर, बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि मैं एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे मैंने अपने बायोडाटा में मेंशन किया कि 2018 में मैं कल्याणपुर ब्रांच में थी, तो वहाँ पे डिपॉजिट टारगेट अचीव करने के लिए मैंने अपने फादर के ऑर्गेनाइजेशन से 2 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट करवाया था। उसके बाद जो जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैं रही हूँ वहाँ पे डिपॉजिट का टारगेट अचीव करने के लिए सर मैंने छोटे छोटे अकाउंट्स ओपन कराए। कभी अपने हस्बैंड के मतलब ऑफिस से अकाउंट ओपन कराए, कभी अपने जो हमारे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके अकाउंट ओपन कराए। तो इस तरीके से मैंने अपने स्किल को शो किया है सर हमेशा। और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ऑफिसर बना देते हैं तो पहली बात तो मेरा एक जैसे कि इकोनॉमिकल लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मुझे जो फायदे होंगे वो तो हैं ही, साथ में मेरा स्किल डेवलप होगा और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है कि सर बिल्कुल आपको मुझे ऑफिसर बनाना चाहिए जिससे मैं अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकूं और भी आपके ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रूफ हो सकूं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपके इस जी बैंकिंग कैरियर में आपके रिलेटिव या आपसे जुड़े हुए लोगों को कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने आपकी संस्था से लोन प्रदान कराया? सर, मैंने एक तो अपने हस्बैंड का लोन करवाया है, हाउसिंग लोन करवाया है। इसके अलावा मैंने अपने मेरे फादर का एक 2 व्हीलर का लोन था वो कराया है। और ये मेरे हस्बैंड के ऑफिस के भी कुछ लोग जानने वाले हैं, उनको भी अपनी ऑफिस में भेजा है लोन के लिए। उसमें से ज्यादा लोगों ने नहीं लिया है बट मैंने जब कोशिश करा है जब भी ऐसे कि वो सवाल लोग ले पूछे जाएं, सकें। सवाल को ध्यानपूर्वक जी सुनिएगा। जी मैंने क्या पूछा, ऐसे कितने लोगों को लोन दिलाया, तो आप बोलिएगा सर वैसे काफी लोगों को दिलाया, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने 10 लोगों को लोन दिलाया, जिनमें से एक पिताजी हैं, एक पतिदेव हैं। और इस तरह से जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्केटिंग के कोई 3-4 तरीके आपको अगर फटाफट याद आ रहे हैं तो बताइए। मार्केटिंग के, बिजनेस बढ़ाने के मार्केटिंग के तरीके, जैसे आप तो खुद ही बता रहे हैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से, मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। सर, मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम अपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर ओके, रहे हैं, अगर माउथ टू मैं अपनी माउथ हो गया। ब्रांच की बात सेकंड करूँ। सेकंड सेकंड जी। मेथड। सेकेंड मेथड हो जाएगा कि आप उसकी पब्लिसिटी करें, बैनर्स वगैरह इस तरीके से ओके, उसकी बहुत बढ़िया। मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, जी ये होता है प्रिंट मीडिया पब्लिसिटी, है ना, जी प्रचार प्रसार। जी सर। तीसरा? तीसरा है सर, मैं आसपास के जो एरिया है जहाँ पे कैंप वगैरह लगाऊंगी और उसके थ्रू मार्केटिंग करने की कोशिश करूंगी। आसपास के एरिया प्रोफाइलिंग करके अपने ब्रांच की और अपने बैंक की मार्केटिंग करूंगी। आपको लगता नहीं कि एक सर्विस मार्केटिंग भी होता है? एक सर्विस मार्केटिंग होता है, मतलब जो आपके काउंटर पे आया उसको इतनी बेहतरीन सर्विस दे दो कि वो सेटिस्फाई हो जाए और वही मार्केटिंग करने लग जाए। वही ये वही सर, मैंने माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग बोला उसमें मेरा मतलब यही था कि अगर मैं अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूंगी तो वो 2 लोग से और जाके बताएगा कि बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस है। तो इस तरीके से जो सर्विस होती है आसपास के एरिया में वो बहुत अच्छी रहती है। तो अगर छोटा एरिया है तो वहां पे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी और मार्केटिंग ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया। आप बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही साहसी तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपके बात करने का तरीका अच्छा है, चीज़ों को बताने का तरीका अच्छा है, आत्मविश्वास अच्छा है। थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा अति विश्वास थोड़ा नजर आता है, थोड़ा सा धैर्य रख के बोलिएगा। और जी सर। गिन के तौल के, जैसे तौल के ना उसको बोलिएगा चीज़ों को, कभी अच्छा रहेगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मार्केटिंग के बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें माउथ टू माउथ मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग है, पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग है, फोकस मार्केटिंग है, कैंपेनिंग मार्केटिंग है, प्रिंट मीडिया मार्केटिंग है, गवर्नमेंट बिजनेस मार्केटिंग है, कस्टमर मीट मार्केटिंग है, स्टाफ मीटिंग मार्केटिंग है। आप इतने आयाम हैं, लगभग 30 मार्केटिंग के उसके आयाम हैं। किसी दिन सेशन लेके मैं आप लोगों को सभी को बता दूंगा। डिजिटल मार्केटिंग भी है, बहुत सारे मार्केटिंग है। तो आशा करता हूं कि अभी सारे सवाल आपसे काफी, इतने जो आज जो सेशंस हुए हैं ये काफी कठिन सेशन हुए हैं, जो भी साथियों से सवाल पूछे गए हैं। क्योंकि अभी पिछले जो भी इंटरव्यू में देखे गए हैं,
कृतिका जी, आपका इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। आप चाहें तो माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ कर सकते हैं और थोड़ी देर थैंक बने यू सर। रहिए आप हमारे साथ, तो कुछ सलाह हम दे देंगे। एक मिनट बंका ठीक। जी, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। अच्छा, प्लीज। कृतिका जी, अगर आपका एज अभी हो तो आप पीओ क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं? अदर बैंक के लिए क्यों नहीं ट्राई करती? सर उसके पीछे भी एक रीजन है सर। मैं लखनऊ से ही बिलोंग करती हूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने एग्जाम्स दिए थे तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ आर्यावर्त बैंक में ही आऊंगी। लेकिन अभी कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि मेरे लिए यही सही है सर। मेरे हस्बैंड की जॉब प्रोफाइल, मेरा घर, और ये यूपी में है तो मैं आसानी से अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकती हूँ। मतलब अपनी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों से अच्छे से कर पा रही हूँ। इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ सर। मैं किसी दूसरे बैंक के लिए ट्राई नहीं कर रही हूँ और मैं इसी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ सर। मेन रीजन ये है। ओके, धन्यवाद। फिर भी मेरा सजेशन है कि आप किसी और बैंक में, जो नेशनलाइज बैंक है, उसमें जी पीओ सर। के लिए आप ट्राई कर सकती हैं, अगर आपकी स्थिति आपको सहयोग दे तो। बाकी आप बेहतर जानती हैं अपने बारे में। धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर और कृतिका जी। आप चाहें तो अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑफ कर सकते हैं। हम लोग सेशन के अंतिम कड़ी में हैं। कुछ हम लोग स्टेज वाइज जो हैं, जो भी हम यहाँ पर आज अनुभव किए उस पर कुछ सलाह देंगे। तो पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि सभी साथी जो यहाँ पर आज सामना किए वो बधाई के पात्र हैं और बहुत ही होनहार हैं, क्योंकि उन्होंने एक साहस किया, सामना करने का साहस किया। और एज ए बैंकर ये बहुत बड़ी क्वालिटी आप में होनी चाहिए कि आप फेस कर पाओ। चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, सिचुएशन हमेशा बैंकर के पास इतनी बदलती रहती हैं कि आप सोच के जाते हो घर से प्लानिंग करके और वहां पर परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो आपने साहस किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और रही बात सवालों के जवाब देने के लिए, तो सारे सवालों के जवाब किसी को भी नहीं पता है और इंटरव्यूअर की यही कोशिश रहती है कि कुछ सवाल ऐसे पूछे जाएं कि जिसके जवाब आपको नहीं हो। ये हमेशा ही रहेगा। आपसे अगर 10 सवाल पूछे गए तो आप अगर पिछले 7 सवाल का जवाब दिए तो 3 सवाल आवश्यक रूप से ऐसे पूछे जाएंगे जिनके जवाब आपको नहीं आते होंगे। ये इंटरव्यू का हिस्सा ही है। लेकिन जिन सवालों के जवाब आपने नहीं दिए वो कतई निर्भर नहीं करते आपके नंबर्स के। निर्भर करते हैं कि अगर आप उस 10 में से 3 सवालों के जवाब दिए तो उन सवालों के जवाब आपने कैसे दिए, ये निर्भर करता है आपके मार्क्स के लिए। और इंटरव्यू के मार्क्स बहुत ही निर्भर करते हैं आपकी सफलता के लिए। और आप देखे होंगे जब भी सफलता का कट ऑफ होता है, एक नंबर पे 100 कैंडिडेट होते हैं। तो एक एक नंबर आपके लिए कीमती होता है जीवन के इस सफर में। जो भी एस्पिरेंट आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हर एक चीज जो है सफलता के पायदान के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्यों ना हो, जब आप उसके लिए डिजर्विंग हैं तो आपको हासिल करना होगा और पूरी शिद्दत के साथ हासिल करना होगा। तो कुछ चीजें हम छोटी छोटी सामूहिक तौर पे सभी साथियों का एक एक करके तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय काफी हो गया है। क्योंकि हमारे सचिन भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, उनको जैसे मैंने बताया व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और व्यवसायिक जीवन, बहुत सारे जीवन में वो योगदान करते रहते हैं। तो मैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बहुत जिम्मेदारी के बावजूद भी उन्होंने आज समय निकाला। वैसे संडे को भी वो बहुत सारा, उनको कॉलोनी का भी बहुत जिम्मेदारी है, समाज के लिए भी करते रहते हैं। और खासकर जो हमारे सचिन भाई हैं वो सबसे ज़्यादा जो करते हैं, उनका जो मतलब मैं समझता हूँ उनकी जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, वो कनेक्शन विद फार्मर। वो किसानों से बड़ा जल्दी जुड़ जाते हैं और किसानों के उनके साथ वो जिस तरह से व्यवसाय बढ़ाते हैं वो मुझे काफी अच्छा लगता है सचिन भाई में। कि किसान संपर्क योजना हो या ग्राम विकास समिति के साथ जुड़ना हो। तो सचिन भाई, मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे साथियों को जरा कुछ सुझाव दें कि आज के जो इंटरव्यू में कौन कौन सी चीजें को सुधार करने की जरूरत है। वैसे सभी साथियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आपकी नज़र से क्या क्या चीजें आपने अनुभव किया उनको बताने का कष्ट करेंगे सचिन भाई। धन्यवाद बंका जी। काफी अच्छा आपका उद्बोधन रहता है। मैं तो आप ही से अभी इम्प्रेस हूँ। हमारे सभी साथी बहुत अच्छे, सभी लोग जुड़े हुए थे। मैं काफी लोगों के नाम इसमें देखा अभी जूम में, लेकिन 3-4 जो इंटरव्यू हुए काफी उम्दा लोग थे। सभी को मैं बधाई देता हूँ। काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने फेस किया है। थोड़ी बहुत तैयारी आप कर लेंगे, मॉक टेस्ट के लिए भी आप तैयारी करेंगे, यही तैयारियां इकट्ठा होते होते आपके अपने इंटरव्यू के लिए
आपकी तैयारी में सहयोग होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंटरव्यू के दिन बिल्कुल नहीं डगमगाना चाहिए। दूसरा ये है कि इंटरव्यू के दिन जितना आपने पढ़ा है बस वहां स्टॉप कर देंगे। किसी भी प्रतिभागी से जो वापस आते हैं इंटरव्यू देके, उनसे ये जानने का कोशिश न करें कि आपसे क्या पूछा गया, क्योंकि वो जब आप पूछेंगे और उसका क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो आप परेशान हो जाएंगे और फिर आप उस समय उसको सर्च करने लगेंगे और ये आपके मेंटली स्ट्रेस को बढ़ा देगा, जो कि आपकी घबराहट में शामिल होके इंटरव्यू बोर्ड में जाके आप घबरा जाएंगे। और अगर कुछ चीजें उनसे पूछी जाती है वो आपको मालूम होगा तो आपका माइंड माइंड जो है उसी को इमेज को, जो बातें उसने बताई है उसको एक इमेज क्रिएट करेगा और आप उसी उसी को रिप्लाई दे रहे होंगे। इसलिए इंटरव्यू में हमेशा रेडी होइए, अपने आप को व्यवस्थित रखिए और अपनी जो तैयारी हो गई उसी तैयारी पे फोकस करिए। यकीन मानिए यकीन मानिए कि आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप जानते हैं, सिर्फ आपको बताना भर है। अपने वर्किंग कैरियर में एक बात को ध्यान रखिए, जैसे मार्केट में आज लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और हर खुशी को लोग सिर्फ खरीद के ले लेना चाहते हैं, यानी तो जिस चीज को आप पैसों से खरीद सकते हैं वो काफी सस्ती चीज है, यानी आपके लिए एफर्ट नहीं करना है, आपके पास पैसे है, आपने खरीद लिया। लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति को, विशेष को, इंसान को खरीदते हैं तो इसके लिए आपको अपना खुद का एफर्ट लगाना पड़ता है। तो जीवन में एक ही प्रैक्टिस रखिए कि हमको आदमी खरीद लेना है और इस आदमी खरीदने के लिए आपको कौन सी कीमत चुकानी है वो आपको डिसाइड करना है और आपकी तरीकों को डिसाइड करना है, आपके रहन सहन, आपके व्यवहार, आपके स्वभाव को डिसाइड करना है। तो जीवन में बस आदमी खरीदते रहिए, आदमी को अपना बनाते रहिए और बोलचाल की भाषा, शब्दों का प्रयोग और अपने शब्दकोश को बढ़ाइए, क्योंकि शब्दकोश जो है आपको प्रस्तुत करने में काफी सहयोग करेगा। कॉन्फिडेंट रहिए और बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन सर। आप हमारे साथियों के लिए बहुमूल्य समय दिए। 1 घंटे का समय मैं आपसे मांगा था, आपने 2 घंटा हमारे साथियों को दिया और निश्चित तौर से हमारे साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा, सार्थक होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे साथी आज इस मॉक सेशन के माध्यम से सीखे होंगे।